नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं डच के बारे में कि डचों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। डच किस वजह से भारत आए, जैसा कि सारे यूरोपियन कंट्री जा रहे थे वो भी भारत आए, भारत में अच्छा खासा मुनाफा कमा भी रहे थे, उसके बावजूद डचों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। आखिरकार डचों के साथ ऐसा क्या हुआ था या डचों ने ऐसा क्या किया था कि उन डचों को यहां से भागने का नौबत आ गया। अंग्रेज नहीं भागे, फ्रांसीसी नहीं भागे, पुर्तगाली नहीं भागे, लेकिन डचों को भागना पड़ गया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखो, स्थिति कुछ ऐसा बना हुआ था कि स्पेन पूरी तरीके से पतन की ओर जा रखा था। पुर्तगाली शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। भारत में अंग्रेजों का बोलबाला थोड़ा चल रहा था। उसी बीच में डच भारत आने का कोशिश करना शुरू करते हैं। मेनली अभी तक ऐसा स्थिति बना हुआ था कि पुर्तगाली भारत से सामान खरीदते थे, खरीद करके वो लेते जाते थे लिस्बन, और वहां लिस्बन से खरीद करके डच एम्स्टर्डम ले जाते थे और एम्स्टर्डम से पूरे यूरोप में वो बेचा जाता था। ये दोनों के बीच जुगलबंदी बना हुआ था। उसी बीच में क्या हुआ, ये डच बोले यानी सोचे कि पुर्तगाली जो भारत से सामान लेके आ रहे हैं, हम क्यों ना डायरेक्ट जाएं और डायरेक्ट भारत से सामान लेके आए। जो वो मुनाफा कमा रहे वो मुनाफा हम कमाएंगे। और ये सोच करके डच एक सीप तैयार करते, इसका नाम रखा गया फ्लट सीप, जो कि 17वीं सेंचुरी में फ्लूट शिप तैयार किया जाता है। इसका खूबी ये था कि काफी कम वजन का था, काफी तेज दौड़ता था और कम लोगों का जरूरत पड़ता था इसे चलाने के लिए। इसे लेते हैं डच और एक ट्रेडिंग कंपनी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कंपनी के पहले वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित होता है। क्यों? क्योंकि डच बोले कि यार अपने पास उतना पूंजी नहीं है, पैसा आएगा कहां से, मार्केट से पैसा उठाओ, और उसके लिए वो स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आज हम लोग शेयर बाजार के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड का पहला शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम में स्टेब्लिश हुआ 1609 ईस्वी में डचों के द्वारा। इसका मेनली कोशिश ये था इस बैंक के थ्रू, इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, कि जनता से पैसा लेना यानी क्राउड फंडिंग कराना और उससे अपना बिजनेस करना है। और ये सब तैयार होने के बाद कॉर्नवालिस डी हॉटमैन वो पहला डच व्यक्ति था जो इधर की तरफ आया, ईस्ट की तरफ। लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा, वो पहुंचा सुमात्रा, बंथम आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया क्यों पहुंचा, सवाल ये। देखो, डचों का एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडोनेशिया रहा, भारत से उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि डचों का मेन जो धंधा था वो मसालों का था, और मसालों के लिए इंडोनेशिया जन्नत कहलाता है, उसे स्पाइस आइलैंड बोलते हैं। तो डचों का मेन टारगेट था इंडोनेशिया, तो इसलिए वो भारत पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, वो इंडोनेशिया की तरफ बढ़े पहले। और इंडोनेशिया गए, सारा कुछ समझे, उसके बाद फिर एक कंपनी स्टैब्लिश किया जाता है नीदरलैंड में, यानी डचों के द्वारा। और उस कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, उससे उनका पार्लियामेंट, जिसका नाम था द स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड। इस स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड ने क्या किया, नीदरलैंड के बहुत सारे कंपनियों को मर्ज करके एक बड़ी सी कंपनी बनाई, और उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का काम क्या था कि ये ईस्ट के देशों में जाएगी। ईस्ट मतलब इंडोनेशिया, इंडिया, जावा, सुमात्रा, जिसे बहुत सारा अधिकार दिया गया। जरूरत पड़े तो युद्ध भी करो, जरूरत पड़े तो संधि भी करो। किसी एरिया को अगर एक्वायर करना है तो एरिया एक्वायर कर लो, तुम्हें अगर किला बनाना किला बना लो, सेना रखना सेना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कह सकते हैं कि ना पूरा फ्री हैंड दे दिया गया डच गवर्नमेंट के द्वारा, इस कंपनी को फ्री हैंड दे दिया गया कि आप ईस्ट में जाकर के जो करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आई। अब इंडोनेशिया का तो स्वाद चख चुकी थी, अब इसे भारत भी आना था। तो भारत पहुंची 1608 में मसूलीपट्टनम, और वहीं पर अपना पहला फैक्ट्री भी स्टेब्लिश करती है 1608 में। उसके बाद वो फैलना शुरू किया। ये सभी पुर्तगालियों से लेना शुरू कर दिए, पुर्तगालियों से छीनने लगे, युद्ध होने लगा, छीनने लगे। पुर्तगाली तो कमजोर हो ही रखे थे। कोरोमंडल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार,
बंगाल, इन सभी जगहों पर डचों ने अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश किया। एक लिस्ट है जो कि आपके सामने है अभी स्क्रीन पे। 1609 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1614 में बिमलीपट्टनम, 1645 में करिकल, 1653 यानी 53 में चिंसौर और 1658 में कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागापट्टनम, इन सभी एरिया को वो कैप्चर किए, जिसमें पुलिकट को छोड़ करके बाकी सारी कंपनियां इंडिया में उनकी प्रिंसिपल कंपनियां कहलाया करती थी। अब देखो, इतनी सारी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने का मतलब एक बात तो क्लियर है कि उनका मुनाफा अच्छा हो रहा था, वो कमा रहे थे, तभी तो इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी प्रॉफिट था। फिर भी वो भारत को छोड़े, सवाल है क्यों? देखो, होता था क्या, ये डच वाले भारत से माल लेते थे, स्पाइस जो भी रहा है, सूती कपड़ा, सिल्क सब लिए, इंडोनेशिया जाते थे, फिर इंडोनेशिया से माल लेते थे और उसे लेकर के यूरोप जाते थे। इस तरह से इनका धंधा चलता था। अफीम का भी व्यापार किया करते थे, चावल का भी। हुआ क्या कि कहते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता। डचों और अंग्रेजों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉमर्शियल बेनिफिट के आड़े आ रहे थे। तो ये जो झगड़ा था, ये जो युद्ध था, ये कॉमर्शियल ही था। ये ब्लड रिवॉल्यूशन था ही नहीं, ये पॉलिटिकल युद्ध था ही नहीं, ये तो कॉमर्शियल युद्ध हुआ था शुरू। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें भी मार काट शुरू हो गया। जो कंपटीशन था कभी, अब मार काट में बदल गया। एक दूसरे को जान से मार दो, तबाह कर दो अपने फायदे के लिए। और इस तरीके से डचों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध शुरू होता है। और ये युद्ध शुरू हुआ मेनली कहां? इंडोनेशिया में। पहले इंडोनेशिया जो है पुर्तगालियों के हाथ में था कभी, फिर अंग्रेज कब्जा करने लगे, फिर डच भी आ गए, तो वहीं पर युद्ध शुरू हुआ था। 1923 का दौर आता है। डचों ने क्या किया कि अंग्रेजों और जापान के कुछ लोग थे, कुल मिला के 19 या 20 के करीब लोग थे, एक मैसेकर कर दी, नरसंहार। इन 20 लोगों को मौत के घाट डच उतार दिए। और इसके जवाब में अंग्रेज अब आ गए गुस्से में, बोले इन डचों को तो हम बर्बाद करके रहेंगे, वो हमारे लोगों को मारे, अब हम उन्हें मारेंगे। और उसकी वजह से एक युद्ध शुरू हो जाता है 1667 में, जिसे हम लोग देखते कि अंततः इस युद्ध में दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइजेशन का स्थिति आता है। दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि देखो होता है क्या, इन यूरोपियन पावर में बड़े चालाक थे, बोले यार कब तक लड़ते रहेंगे, अपना ही नुकसान है, लड़ेंगे या व्यापार करेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज कर लिए। कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से ट्रीटी ये हुआ कि डच इंडोनेशिया में मोनोपोली बना के रखेंगे और अंग्रेज इंडिया में व्यापार करेंगे। डचों को यह अधिकार होगा कि इंडिया आकर के थोड़ा बहुत व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया बड़ा था एरिया वाइज, इसलिए इंडिया में अंग्रेजों ने मोनोपोली नहीं मांगा और ना ही मिला। और चूंकि इंडोनेशिया छोटा था, तो वहां के व्यापार पर डच जो है मोनोपोली अपना कर लिए। और वैसे भी अंग्रेजों को जो मेन उनका व्यापार था वो कपड़े का था, जो कि भारत से पूरा हो जाता था, वो तो बस एक्स्ट्रा मुनाफा के लिए इंडोनेशिया जा रहे थे। डच अपना इंडोनेशिया में मसालों का व्यापार कर रहे थे, थोड़ा बहुत भारत से सिल्क, सूती, रेशम, इन सबों का भी व्यापार कर रहे थे, अफीम, चावल का, नॉर्मल अपने तरीके से बिजनेस चल रहा था। हुआ क्या, डचों को अभी भी शांति नहीं। वो क्या किए, इंडोनेशिया में तो व्यापार कर ही रहे थे, लेकिन भारत में भी थोड़ा बहुत व्यापार कर रहे थे। और भारत में अब वो अंग्रेजों को फिर परेशान करते हैं। और परेशान जो किए कैसे, तो सूरत से बंबई के बीच में डचों का कम्युनिकेशन का जो रूट था, पानी के जहाज से या बाय रोड आते जाते थे, डचों ने उस पर ब्लॉक कर दिया, कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को आना जाना बंद करवा दिया सूरत से बंबई। दूसरा, अंग्रेजों का एक जहाज जो कि बे ऑफ बंगाल होते हुए यूरोप जा रहा था, डचों ने क्या किया, उस जहाज पर कब्जा कर लिया हमला करके, और मारकाट हो गया। इसके बदले में अब अंग्रेज आए और अंग्रेज हुगली में 1759 में डचों पर हमला कर देते हैं। ये तीसरा युद्ध था अंग्रेजों और डचों के बीच का। और इस युद्ध में अंततः डच हारे जाते हैं बुरी तरीके से और उन्हें भारत छोड़ना पड़ जाता है। तो इस तरीके से डच, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे, उसके बावजूद यहाँ से भागे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी सोचने लायक है कि डचों को भारत में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, खासकर इंपायर बिल्डिंग में। ट्रेड में तो था ही नहीं उतना कुछ खास, मेनली उनका ट्रेड था इंडोनेशिया से। तो भारत बस व्यापार है, थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लेते हैं सूती कपड़े से, तो वो वाला स्कीम था। लेकिन बात रहा इंपायर बिल्डिंग का, तो डचों ने कभी सोचा ही नहीं। डचों को आप देखो, अगर हम लोग कंक्लूजन निकाले तो डच मेनली
साउथ इंडिया में भी ईस्ट इंडिया के साइड बसे रहे, मतलब बंगाल से लेकर के तो आप बोल सकते हो तमिलनाडु वाले एरिया में मेनली बसे वो, क्योंकि बगल में वहां से इंडोनेशिया पड़ेगा। वो वेस्ट इंडिया की तरफ ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाए। तो डचों का मेन जो टारगेट रहा वो इंडोनेशिया रहा। इंडिया उनके लिए बस समझ लो कि एक सब्सिडरी पेपर था, कंपलसरी नहीं था। तो इस तरीके से डच भारत से भागे और इंडोनेशिया से व्यापार में लग गए, और अब इन सभी वजहों से अंग्रेजों के लिए अब रास्ता आसान होने लगा था। तो उम्मीद है आप सबों को डचों के डिक्लाइनेशन का कारण समझ में आ गया होगा। आगे का जो वीडियो होगा अपना, उसमें हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज आखिरकार भारत कैसे आए, कहां से शुरू किए और क्या क्या किए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके फॉलो जरूर से कीजिएगा। बाकी मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। जय हिंद एवरीबॉडी।